ठीक जी, मैं पीपल्स पार्टी को देखता हूँ ना तो मेरा खून खौलता है, खून खौल उठता है। ये नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स डॉन में भी, न्यूज में भी। तो गवर्नर जिलानी साहब आईएसआई के पहले चीफ थे। बड़े अच्छे ताल्लुकात तो थे उनके ना। हाँ, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो इनकी असल में मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई। देखें जी, मैं लानत भेजता हूँ कि वो कहाँ से आता है। मुझे गर्ज से है कि हर 30 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में पैसे, जो तनख्वाह उन्होंने की है, वो आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हर रोज़ हर घंटा नई नई डेवलपमेंट्स आती रहती हैं। एक थिएटर लगा हुआ है, और वो हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे गुज़श्ता 2 साल से। तकरीबन अब 2 साल होने को आए हैं। और अब तो पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली भी वजूद में आ चुकी है। और वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनके इंतखाब की तैयारियां हो रही हैं। इस मौके पे हमने सोचा कि आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएं जो कि बड़े करीब से इन हालात को देखते रहे और इस पे तबसरे भी करते रहे। फिर हालात ने पलटा खाया तो अब कहीं दूर से हमसे मुखातिब हैं। तो साबिर शाकिर साहब हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। साबिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत अच्छी, सेहत अच्छी? जी, शुक्र है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अब बेहतरी है। तो मैं बस सोच रहा था कि कोई हल्की फुल्की गुफ्तगू की जाए साबिर के साथ। और पहले जहन में सवाल यही आ रहा था कि आज आपने भी फॉलो किया होगा कौमी असम्बली का जब इजलास हुआ, तो उसमें जब आपने अ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और उनके साथ फिर बिलावल जरदारी और आसिफ अली जरदारी को देखा, तो आपको कैसा लगा कि ये वही लोग थे जो एक दूसरे के गले और मूंछों से सड़कों पे खींचने की बातें करते रहे, भी कुछ अर्से पहले भी इंतखाबी मुहिम के दौरान भी। तो आपको कैसा लगा? मेरा ख्याल है कि ये इन सब को जो जमा किया गया और ये जमा हुए और अपने माजी को एक साइड पे रखते हुए, और क्योंकि अभी ये है इनकी मसलहतों की, मफाहमत की, ये इनकी अरेंजमेंट्स हैं। और ये अपनी मर्जी से कभी बैठते हैं, कभी इनको बिठा दिया जाता है। और इनके मफादात जो हैं वो बुनियादी तौर पे, बुनियादी मफादात इनके एक ही हैं। और एक दूसरे को ये लुक आफ्टर करते हैं। और बज़ाहिर पब्लिक के सामने ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते हैं, लेकिन बंद कमरों में ये फिल फौरन एक दूसरे के साथ बैठते हैं। क्योंकि एक इनका ख्याल था कि मिसाक जमहूरियत, एक वो डॉक्यूमेंट जो साइन किया हुआ है, मिसाक जमहूरियत में हम 50-50 के पार्टनर हैं। और उसके बाद 50-50 के पार्टनर से होते हुए फिर इन्होंने 18th अमेंडमेंट की। उसमें इन्होंने अपनी सूबाई जागीरें भी तकसीम कर लीं। और वो 18th अमेंडमेंट क्या है कि आप मेरी जागीर में नहीं आएंगे और मैं आपकी जागीर में नहीं आऊंगा। तो वहां पे कभी कभी अगर कोई इंक्रोचमेंट होती है तो ये एक दूसरे को गला फाड़ने का कहते हैं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि नहीं, हमने आपस में नहीं लड़ना। हम आपस में लड़ेंगे तो फिर ये मामलात कहीं और निकल जाएंगे। और जब से इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, तब से ये मजीद इनके मफादात जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। और जो हमने रिएक्शन देखा इन इंतखाबात में, इम्तियाज साहब, वो रिएक्शन मेरा और आपका पैदा करदा नहीं है। वो वो रिएक्शन और वो इसलिए आया है कि 30 साल से, ऑलमोस्ट 30 साल से, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने से लेकर, क्योंकि अगर पीछे 10 साल चले जाएं तो 30 साल हो जाएंगे। ज़िया साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में कहते रहे कि ये बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है, और उसको ख़त्म करने के लिए एक नया घोड़ा खड़ा किया गया, तैयार किया गया। तो 11 साल पीपल्स पार्टी को ज़िया साहब ने लगाए। उसके बाद फिर जो हमने नैरेटिव सुना और बंद कमरों में खुलेआम जो सुना, वो था कि नून लीग जो है, शरीफ खानदान, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है और बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और हमने ये भी सुना कि इन सब की जायदादें जो हैं वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। और जाहिर है ये मेरा और आपका तो नहीं था इतनी एक्सेस कि मैं और आप या पाकिस्तान के अवाम
दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच के पता चलाते कि किसकी कितनी जायदाद बाहर है। तो ये तो बताया गया और जिम्मेदारों ने अच्छा, बताया और बहुत मैं अच्छी। साबिर, मैं इसी हवाले से ना, ये बड़ा अच्छा हुआ आपने जिक्र कर दिया। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आज क्या आपका दिल नहीं कर रहा था कि आप भी उस प्रेस गैलरी में मौजूद होते, कौमी असेंबली की, और उन लोगों को वापस आके और हल्फ उठाते हुए देखते जिनके बारे में हमने आपने कुछ ब्रीफिंग्स भी अटेंड की। जनरल बाजवा की ब्रीफिंग्स में आप भी हुआ करते थे, और उससे पहले जनरल मुशर्रफ के साथ भी आपने वक्त गुजारा। और वो ये कहा करते थे बारी बारी के ये जो हैं करप्ट लोग हैं, कन्विक्टेड लोग हैं, एंड ये हमारी डेड बॉडीज के ऊपर वापस इक़्तिदार में आएंगे। तो क्या आपको वो ब्रीफिंग्स पर याद नहीं आई? ब्रिटिश बहुत याद आ रही हैं। और असल अफसोस ही ये है इम्तियाज साहब, असल अफसोस ही है कि हमारी कौन सा इन खानदानों के साथ कोई जायदादों के तनाजे थे। हमारे तो कोई जायदाद, तो मेरा और आपका तो कोई तनाजा नहीं था इन खानदानों के साथ। और हमने तो एक एतबार किया, मैंने, आपने, पाकिस्तान की कौम ने एतबार किया कि हमें जो कुछ बताया जा रहा है ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही है और था भी दुरुस्त। ऐसा तो नहीं है कि दुरुस्त नहीं था। मुझे आज किसी ने पूछा कि वो देखें घड़ी जो है वो लहराई गई है, तो मैंने कहा ये खुशकिस्मत हैं नून लीग वाले कि उनको घड़ी मिल गई लहराने के लिए। अब पीटीआई वाले बेचारे एवन फील्ड कहाँ से लेके आए और आके लहराएं, अल अजीजिया कहाँ से लेके आए वो लहराएं, या स्विस जो श्रे महल है वो कैसे लेके आए और लहराएं। तो अफसोस इसी बात का है, मेरा और आपका जो दुख है वो यही है, पाकिस्तान के अवाम का दुख यही है कि अ, हमें 30 साल की इस मेहनत को ड्राइंग रूम में बैठ के जो है वो जाया कर दिया गया। तो क्योंकि क्या था कि पाकिस्तान से मौरूसी सियासत का खात्मा करना है, खानदानी सियासत का खात्मा करना है, इसको जमहूरी बनाना है, सियासी जमातों को जमहूरी बनाना है। और असल सियासी जमातें डेमोक्रेटिक वे में आएंगी तो ही पाकिस्तान बेहतर होगा। जन बाजवा साहब ये भी कहते थे कि जब हुआ था कू हुआ था, नाकाम कू तैयब उर्दवान वाला, तो जनरल बाजवा साहब आपको याद है कहते होते थे कि मैं कहता हूँ सियासतदानों को आप अपने आप को पहले तैयब उर्दवान बनाएं तो सही। तो अच्छा। वो तैयब उर्दवान भी बन गए। लेकिन उनको तस्लीम किया गया। तो मुझे आज मैं देखता रहा टीवी के सामने बैठ के, पूरी कार्रवाई मैंने असेंबली की देखी है। और मैं हैरान था कि इन्हीं लोगों को दोबारा सैल्यूट किया जाएगा, इन्हीं लोगों को वेलकम किया जाएगा, इन्हीं लोगों को ब्रीफिंग दी जाएंगी, इन्हीं लोगों को दोबारा कहा जाएगा कि ये नागुज़ीर हैं और मैं और आप और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। उसमें अब ऐसे ही लग रहा है, हम आप चूंकि देखते देखते अब उम्र गुजर गई, कि दो खानदान हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को अपनी एक जागीर बना लिया है। यानी आप इनका अंदाज़ गुफ्तगू, इनका अंदाज़ तखातुब देखें, और इनकी फैसिलिटेशन करने वाले भी आपको मालूम हैं। तो क्या आपको भी बाहर बैठ के अभी यही लग रहा है कि पाकिस्तान अब दो खानदान प्लस हमारी मुक्तदरा, उनकी एक जागीर बन के, एक कॉलोनी बन के रह गया है? मेरा नहीं ख्याल इम्तियाज साहब, मैं बड़ा इस मामले में ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये 25 करोड़ का मुल्क है। और आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, और जिस तरीके से ये मुल्क बना, और जो इस वक्त यूथ और नौजवान नस्ल हमारी तैयार हो चुकी है, वो किसी भी सूरत में ये चीज़ें नहीं कबूल करेगी। और अब जो है मामला, ये खास तौर पे जो एक इनकलाब आया ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़े बड़े बुत गिरा दिए हैं। 8 फरवरी को सारे के सारे बुत पाश पाश हो चुके हैं। अगर इस हकीकत को तस्लीम कर लिया जाता 8 फरवरी को, तो ये कजिया फौरन खत्म हो जाना था और पाकिस्तान और हम और आप इस वक्त जश्न मना रहे होते कि पाकिस्तान सही रास्ते पे चल पड़ा है। और एक बात बताऊं कि इस वक्त जो हमारी मुक्तदरा है, मुक्तदरा को खतरा नहीं है इमरान खान साहब से। मैं आपको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मुक्तदरा को कोई खतरा नहीं है। और मुक्तदरा से ना ही इमरान खान की कोई लड़ाई है। असल लड़ाई है
जो जिनके गिरेबानों पे या जिनकी जायदादों पे हाथ पहुंच गया था और वो कानून की गिरफ्त में आ गए थे, उन्होंने ये सारी मैनिपुलेशन की। और फिर सिस्टम पे, आपको पता है सिस्टम के अंदर कुछ है, बैठे हैं लोग, वो उनके भी अपने, उन्होंने अपने अपने गिरेबान बचाना थे। तो सिस्टम बहैसियत मजमूई हमारा जो निज़ाम है वो वो अच्छा सोचता है, मस्बत सोचता है और मस्बत तब्दीली का ख़्वाहां है। मैं अभी भी इस बारे में, इसलिए ये एक आया है, बफर पीरियड है, और इसमें ये आखिरी सांसें ये वसीदा निज़ाम जो है वो लेगा, सांसें लेगा। और इसने बिल आकर ये इस बफर पीरियड में इसने ख़त्म होना है। और असल हम जाएंगे हकीकत की तरफ। ये मुमकिन नहीं है। आप ये देख लें कि ये सब कुछ करने के बावजूद, 9 मई से ऑनवर्ड सब कुछ करने के बावजूद अगर ये रिजल्ट आया है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना, और ये भी जानते हैं कि कौन कितनी सीटें लेके बैठा है, हकीकी सीटें किसकी कितनी हैं, और किसका मैंडेट चोरी कितना ज्यादा हुआ है। क्योंकि अब तो एमक्यूएम वालों ने की वो वीडियो जो आ गई है, उसके बाद तो पीछे कोई है ही नहीं ना, कि आपका 100% जाली है, आपका 200% जाली है। तो चीजें तो सामने आ चुकी हैं। फिर ये किस तरीके से इस सिस्टम को आगे लेके बढ़ेंगे और इस सिस्टम को कितना सहारा दे लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब होंगे। और उसकी वजह यह है कि अगला जो इंतखाब है ना, 1 साल बाद इलेक्शन होगा, तो आप इम्तियाज साहब 1 करोड़ वोटर जो है वो और इंडक्ट होगा। 2 साल बाद करेंगे, 2 करोड़ वोटर इंडक्ट हो चुका होगा, 18 साल वाला। 3 साल बाद इलेक्शन करेंगे, 3 करोड़ वोटर इंडक्ट हो चुका होगा। ये मर्दमशुमारी का इन्होंने सहारा लिया था ना, तो कि जी मर्दमशुमारी के बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। 1 करोड़ 50 लाख वोटर की इंडक्शन हुई है, नए वोटर की, जो अब ये हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं। तो इलेक्शन कंपेन अब वो भी नहीं रही कि इलेक्शन कंपेन जो है इंतखाबी जलसे होंगे तो इलेक्शन कंपेन चलेगी। वो डिजिटल इलेक्शन कंपेन आ गई, और जितने भी डिजिटल टूल्स थे वो इस्तेमाल हुए, सोशल मीडिया के टूल्स इस्तेमाल हुए। तो ये तो एक इनकलाब तो पाकिस्तान में आ चुका है। अगर इसको, इस हकीकत को हम तस्लीम कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इस हकीकत को हमने मजीद नुकसान करके और मजीद बैकफुट पर जाके तस्लीम करना है तो उसका कोई फायदा कोई नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो एक खामोश इनकलाब था कि तमाम तर ऑपरेशन, सख्त इकदामात और जितनी हरासमेंट हुई, जितनी गिरफ्तारियां और मुकदमे हुए पीटीआई के ख़िलाफ़, लोगों ने उतने ही ज़ोर शोर से इतना वोट डाला कि इनके लिए फिर मैनेज करना मुश्किल हो गया। अच्छा, अब एक और थोड़ा सा ज़िमनी मैं सवाल करता हूँ, मैं इसी पे हम इसको ख़त्म करेंगे इस गुफ्तगू को, कि आप चूँकि बाहर हैं, और ख़ास तौर पे मरीम नवाज साहिबा के हवाले से मैं सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि जो आपने बात की ना कि नए वोटर्स अब इसमें आ रहे हैं निज़ाम में, तो ये वो वोटर्स हैं जो कि इन फैमिलीज़ के साथ ख़ुद को रिलेट नहीं करते हैं। अब ये खातून हैं, वज़ीर आला बन गई, वालिद साहब के तुफ़ैल, उसमें बहुत बड़ा एक इनकलाबी एजेंडा भी पेश किया। इस तरह बोल रही थी अपनी इफ्तिताई तकरीर में कि जैसे ही कोई जर्मनी की किसी एक सूबे की वज़ीर आला हो, कि पैसे बेशुमार हैं, लिहाजा वो पैसे लुटाने के लिए वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं और उन्होंने मंसूबे भी उसके लिए बनाए हुए हैं। मैं आता हूँ एक अखलाकी पहलू पे, कि ये मरियम सफदर साहिबा या मरियम नवाज साहिबा दावे करती रही हैं, वो वीडियो आपने भी देखी होगी, कि हमारे पास बड़े बड़े लोगों की बड़ी हसास वीडियोस हैं, बहुत हसास वीडियोस हैं, ऐसी कि अगर हमने वो रिलीज़ हो जाए तो भौचाल आ जाएगा। आप ये बताएं कि यूरोप जैसे जो जमहूरी मुआशरे हैं, वहाँ पे बैठ के कोई जिम्मेदार सियासतदान जो कि इवेंचुअली फिर चीफ मिनिस्टर भी बन जाए, अगर इस किस्म का दावा करे, तो वहाँ के अवाम, वहाँ के जो बड़े सियासी हलके हैं, उनका क्या रद्द अमल होगा? आप ये इस तरह के यहाँ पे आ चुके हैं मुख्तलिफ स्कैंडल, और उनका नतीजा भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे तो ये चीज़ें इस तरह से कबूल नहीं है। और वेस्टर्न सोसाइटी तो बड़ी डेमोक्रेटिक है, और हालांकि ये रह के भी गए हैं इधर, लेकिन यहाँ से इन्होंने कोई ऐसा सबक नहीं लिया।
अच्छा सबक जो जिसे कहते हैं कि ये भी इस मुआशरे से कोई असरअंदाज असर लेते और ला के फिर पाकिस्तान में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते। ये इम्तियाज साहब, ये जो खानदान है ना, इस खानदान की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इस खानदान की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पॉलिटिकल नहीं है। वो आपको पता है वो पॉलिटिकल नहीं है। वो इस खानदान की मैन्युफैक्चरिंग की ही इस तरीके से गई है कि इन्होंने इनको खड़ा किया गया था पीपल्स पार्टी, लेफ्ट विंग को और लिबरल डेमोक्रेट्स को फना करने के लिए। और उसके लिए एक कारोबारी खानदान की जरूरत थी। और कारोबारी खानदान, आपको पता है ना कि नवाज शरीफ साहब को किसने हवाले किया था। वो जी बिल्कुल। उर्फ आम तासुर ये लिया जाता है कि गवर्नर जिलानी साहब का नाम लिया जाता है ना। तो गवर्नर जिलानी साहब आईएसआई के पहले चीफ थे। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे ही है, हाँ, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे तो उनके ना। हाँ, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो इनकी असल में मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई। अच्छा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में मैं असल में सुप्रीम कोर्ट का जो केस था ना, एससीएस कुटैकना केस, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट किया। तो उसमें जो चीज जनाब हफीज पीरजादा साहब और उनकी जो वकीलों की टीम थी, उन्होंने एक चीज बड़ी उसको किया। वो हैम्बरिंग करते थे वो बाकायदा तौर पे ना, जुडी अदालत में आके। वो थे कि इनके स्टेटमेंट्स ला के दिखाते थे नवाज शरीफ साहब की कि जी मैं पीपल्स पार्टी को देखता हूं ना, तो मेरा खून खौलता है, खून खौल उठता है। ये नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स डॉन में भी, न्यूज में भी, जंग में भी। ये तो बताने का मकसद ये है कि इसकी इनकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी की थी कि आपने बस ये फना करना है सारा कुछ, लेफ्ट विंग को आपने उड़ा के रख देना है। तो वो लेफ्ट विंग तो ये समझदार लोग थे। और इन्होंने ये क्या किया कि वो लेफ्ट विंग को तो उड़ाया उड़ाया, बल्कि खुद भी राइट विंग को अपने साथ मिला के खुद जो है वो सारा कुछ अपने अंदर समो लिया। और इस वक्त अगर आप देखें, दानिश्वर, जितने भी दानिश्वर थे लेफ्ट साइड के, वो सारे के सारे आ गए हैं, इनके पास आके बैठ गए और सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया। राइट विंग को भी, लेफ्ट विंग को भी, सबको। जाहिर है और यार, फिर मुसाबिर लोगों की जी, ज़रूरियात होती हैं, जी, बच्चे हाँ बड़े हो जाहिर है। जाते हैं, बहुत सारे जी, ऐसे तो मामलात होते हैं कि आपको कहीं एक जगह पे बैठना पड़ता है। मुझे जी याद हाँ, है, एक बहुत बड़े हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, तो उनको जब हमने बहुत कुरेदा, ज़ियाउद्दीन साहब मरहूम ने उन्हें एक जी, नशस्त में बहुत कुरेदा कि यार आप ये फ़लाँ चैनल में चले गए हैं, तो ये तो किसी और जगह से जुड़ा हुआ है। तो जब वो बहुत जिच हुए हमारे सहाफ़ी दोस्त, तो उन्होंने कहा जी। कि देखें जी, मैं लानत भेजता हूँ कि वो कहाँ से आता है, मुझे इससे कोई गर्ज हम्म, नहीं है। मुझे हम्म, गर्ज इससे है कि हर 30 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पैसे, जो तनख्वाह उन्होंने कही है, वो आ जाती है। मुझे कोई गर्ज नहीं है कि ये चैनल कौन चला रहा है। तो बस अब वो ज़माना आ गया है, और जी हाँ। इसी यही सोच है जो ये वीडियोस के पीछे भी शायद कारफरमा है, यही लोग उनको ये एम्प्लॉय करते हैं। देखें, इसमें सिर्फ वीडियो, इसमें वीडियोस नहीं, 85 में फॉरवर्ड ब्लॉक के इन्होंने तख्लीक किया। फॉरवर्ड ब्लॉक, पहला फॉरवर्ड ब्लॉक जो है 85 में इन्होंने बनाया। और हमारे बहावल नगर के थे मंजूर मोहल साहब, डिप्टी स्पीकर, उन्होंने पीपल्स पार्टी के, उनको तोड़ा और उनको डिप्टी स्पीकर बना के पहला फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने बनाया। फिर ब्राइब जो है वो, ब्राइब मुख्तलिफ शक्लों में, ब्राइब को इन्होंने मुतारिफ करवाया हर सेगमेंट में। फिर नाम नहीं लूंगा, नाराज ना हो जाए दोस्त। तो हर सोसाइटी के सेगमेंट में इन्होंने ब्राइब को करवाया। फिर तरक्याती फंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें फिर जॉब्स को इंट्रोड्यूस करवाया। प्लॉट और फिर परमिट्स। बीएमडब्ल्यू को, हाँ, फिर प्लॉट परमिट, बीएमडब्ल्यू हाँ। को, जी, फिर बीएमडब्ल्यू को इंट्रोड्यूस करवाया। और वो तो अल्लाह भला करे उनका कि उन्होंने वापस कर दी थी चाबी, वरना तो ये बीएमडब्ल्यू पहुंचना शुरू हो जाती। और यही काम इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स में किया है। मुझे एक सेक्रेटरी ने बताया, मैं आपको बताऊं, आखिरी मुख्तसर करके बताऊंगा। हाँ, एक ताकि हमारा सेक्रेटरी साहब टाइम ने इसमें। बताया, जी। हाँ जी, एक सेक्रेटरी साहब ने बताया कि मैं था असिस्टेंट कमिश्नर मरी, और मुझे फोन आता है कि जी आपके साथ ना बात करेंगे, एक्साइज मिनिस्टर हैं पंजाब के, नवाज शरीफ साहब।
कहते हैं मैं हैरान हुआ कि ये कब आए। उन्होंने कहा जी आज ही आए हैं। तो मैंने कहा, मैंने फोन सुना। फोन सुन के उन्होंने कहा जी कि मैंने कहा कि कोई बड़ा काम कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो आपने रात को बच्चे पकड़े हैं वीसीआर वाले, तो उनको आप छोड़ दें मरी में। ये सच्चा वाक्य मैं बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि मैं हैरान भी हुआ, परेशान भी। मैंने कहा ठीक है जी। तो जाहिर है उनको छोड़ना ही था, वो छोड़ दिया। कहते हैं उसके बाद मेरी मुलाकात हुई कोई 2-3 साल बाद। ये चीफ मिनिस्टर बन चुके थे ओके। जहलम में। तो कहते हैं नवाज शरीफ साहब मेरे पास आए कि आपने बहुत मुझे लुक आफ्टर किया था उस वक्त, तो मेरे कहने पे बच्चे छोड़े थे। तो आपको मैं आपको आपको आप मुझे याद है। कहते हैं जी उसके बाद उन्होंने मुझे अकोमोडेट करना शुरू कर दिया। और फिर करते करते वो कहते हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो कहते हैं कि इन्होंने कहा मियाँ शरीफ साहब से, वाले साहब से, कि जी अब इनकी हम ना ये पैसे वैसे इनको लुक आफ्टर करना बंद कर दें ब्यूरोक्रेसी को। तो मियाँ शरीफ साहब ने कहा नहीं, अब बढ़ा दें, अच्छा। क्योंकि अब हमें ज्यादा जरूरत है। ओके। तो ये फेडरल सेक्रेटरी ने पूरा किस्सा सुनाया। तो ये इनका तरीका वारदात ही ये है। बस बुनियादी तौर पे आपने सम अप कर दिया कि बुनियादी ये तरीका वारदात ही है कि किसी न किसी तरीके से घेर घाल लें, वीडियो के जरिए, किसी प्लॉट बस के जरिए, परमिट के जरिए, और बाद में फ़ायदे उठाते रहें। आपके पास बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। इन कहानियों को, मेरे पास भी कुछ कहानियां, मेरा ख्याल है अगली नशिस्त में हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल। वो कहानियां फिर एक्सचेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। फिर मैं किसी वक्त जहमत दूंगा। और खुश इंशाल्लाह। रहें, महफूज रहें।